हेलो साथियों, मैं अजय कुमार प्रजापति आप लोग का इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, यदि आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। साथियों, आज हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान में एक ऐसे टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जिस पर आधारित हर राज्य स्तरीय टीईटी की परीक्षाओं में, सीटेट की परीक्षाओं में, सुपर टेट की परीक्षाओं में और इसके अतिरिक्त कोई शिक्षक संबंधी परीक्षा होती है, इस परीक्षा में कम से कम 2-3 प्रश्न जो है आने लगभग तय रहते हैं। तो आज का टॉपिक क्या है साथियों? आज का टॉपिक है एनसीएफ 2005। क्या है साथियों? एनसीएफ 2005। तो इसका मतलब क्या है, पहले तो इसको समझ लेते हैं। एनसीएफ का फुल फॉर्म होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। क्या होता है, फिर से समझ लीजिए। एन का मतलब नेशनल, सी का मतलब करिकुलम, एफ का मतलब फ्रेमवर्क। इसका हिंदी में मतलब होता है राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा। तो इसको फिर से समझ लीजिए। जो एनसीएफ 2005 है, इसका मतलब नेशनल काउंसिल फ्रेमवर्क होता है, जिसको हिंदी में राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा कहते हैं। यह क्या है, पहले तो इसको समझ लिया जाए। साथियों, यह जो है शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित एक मूल दस्तावेज है। इसमें जो है शिक्षा संबंधित जानकारियां हैं और नियम हैं। यह जो है किसके द्वारा जारी किया जाता है, इसको भी समझ लीजिए। यह एनसीईआरटी के द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा जारी किया जाता है? एनसीईआरटी के द्वारा जारी किया जाता है। साथियों, इसको आपको बताया जाए कि एनसीएफ 2005 जो है, यह पहला राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा नहीं थी। इसके पहले भी जो है राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा बन चुकी थी। जो एनसीएफ 2005 है, यह चौथी राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा है। इसके पहले जो है पहले राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 1975 में, दूसरी 1988 में, तीसरा 2000 में और चौथी जो राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा है वह 2005 में पूछा गया था। साथियों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पेन और कॉपी की मदद से देखिए और एक एक पॉइंट को नोट कीजिए, क्योंकि हमारे द्वारा दी गई व्याख्या से ही प्रश्न आते हैं। अगर आप व्याख्या के एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनेंगे, नोट करेंगे, समझते चलेंगे, तभी आप इस टॉपिक से आए हुए प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। तो आपने अभी देखा क्या, एनसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल फ्रेमवर्क होता है, जिसे राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा कहते हैं। यह क्या है? यह शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित एक दस्तावेज है जो कि एनसीईआरटी के द्वारा जारी किया जाता है। एनसीएफ 2005 यह चौथा राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा है। इसके पहले जो पहले राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा बनी थी वह 1975 में बनी थी, दूसरी 1988 में बनी थी, तीसरी सन 2000 में बनी थी और उसके पश्चात जो चौथी बनी है यह 2005 में बनी है। अब आपको बताया जाए कि राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है? यह एनसीईआरटी के द्वारा प्रस्तुत की जाती है। अब आपको बताया जाए, इस राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 का एक मूल सूत्र था, एक नारा था, जिस पर जो है बालक के शिक्षा पर, बोझ रहित शिक्षा पर अधिक जोर दिया गया। इसका मतलब क्या है? इसका सारांश ही है कि बालक बिना बोझ की शिक्षा के भी अधिगम कर सकता है। यानी कि बोझ रहित शिक्षा का पर ज़्यादा ध्यान दिया गया। बोझ का मतलब यहाँ पर क्या है साथियों? जो बालक होता है वह अधिक मोटी मोटी किताबें या ज़्यादा किताबें को पढ़ना पड़ता है, जिससे बालक के ऊपर एक ऊपरी दबाव बना रहता है। उस दबाव को ही समाप्त करना इस एनसीएफ 2005 का मुख्य लक्ष्य था। अब आपको बताया जाए कि 2005 की जो राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा बनी थी, यह एक समिति निर्धारित की गई थी। इस समिति के द्वारा ही एनसीएफ 2005 किया गया था। इस समिति के जो अध्यक्ष थे वह प्रोफेसर यशपाल थे। कौन थे? प्रोफेसर यशपाल थे। और इस एनसीएफ 2005 का जो निर्देशन हुआ था वह किसके द्वारा हुआ था? प्रोफेसर कृष्ण कुमार के द्वारा किया गया था। आपको बताया जाए, इस समिति में अध्यक्ष और निर्देशक के अतिरिक्त जो है 35 सदस्य ऐसे थे जो कि अपनी सक्रिय भागीदारी इसमें निभाए। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बताया जाए कि इस जो एनसीएफ 2005 है, यह इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इसका स्रोत कहाँ से हुआ है?
तो आपको बताया जाए कि हमारे शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी एक महान विभूति हैं जिनको हम रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम से जानते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया एक निबंध है जिसको सभ्यता और प्रगति कहते हैं। तो साथियों, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखे गए इस निबंध जिसे सभ्यता और प्रगति कहते हैं, इसी निबंध से जो है एनसीएफ 2005 को लिया गया है, यानी कि सारांश या निचोड़ वहीं से मिला गया है। अब आपको एक विशेष इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताने जा रहे हैं, इसको ज़रूर नोट कर लीजिएगा। जो एनसीएफ 2005 है, इसको अनुसूची 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाओं का उल्लेख हुआ है, उन सभी 22 भाषाओं में इस एनसीएफ 2005 को अनुवाद किया गया है। कितनी भाषाओं में किया गया है साथियों? अनुसूची 8 में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। जितनी 22 भाषाएं हैं, उन 22 भाषाओं में एनसीएफ 2005 का अनुवाद किया गया है। अब आपको एक बात और बताना चाहते हैं कि जो एनसीएफ 2005 है, इसका सिद्धांत क्या है, इस किस सिद्धांत पर काम करता है या किस पर आधारित है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप इस सिद्धांत को समझते चलिए, बहुत कठिन नहीं है। बस अगर आपके दिमाग में एक बार बैठ गया तो आप इसको कभी भूलेंगे नहीं। आप अपने दिमाग को, अपने विचार को इस तरह रख के देखिए कि जो आप शिक्षा की नीति है वह कितनी बालक के लिए लाभदायक होगी तथा बालक का अधिकतम विकास बिना किसी दबाव के कैसे किया जा सकता है, इसी पर आधारित है साथियों। अब आइए सिद्धांत को देखने की कोशिश करते हैं। एनसीएफ 2005 में ये बताया गया कि ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि बालक को जो भी शिक्षा दी जाए, उस शिक्षा को किताबी भाषा में न दिया जाए, रटा के न दिया जाए, और उसको जो है ऐसी विधि से न बताया जाए कि बालक उसको समझ न पाए, बल्कि बालक को इस तरह बताना है कि जो बालक को सिखाया जा रहा है वह उसके परिवेश से, वातावरण से, बाहरी दुनिया से जुड़ा होना चाहिए, जिससे बालक उस चीज़ को आसानी से समझ जाए और अपने ज्ञान को उस बाहरी दुनिया से जोड़ सके। और इसके अतिरिक्त जो है एनसीएफ 2005 सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर अधिक बल दिया है। किस पर बल दिया है साथियों? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर बल दिया है, जिसको सीसीई पैटर्न भी कहा गया है। इसमें क्या होता है, बालक पर जो शैक्षणिक क्रियाकलाप होते हैं, इसके अतिरिक्त उसके बाहरी व्यवहारात्मक, क्रियात्मक और पाठ सहगामी क्रियाओं पर भी मूल्यांकन किया जाता है। इससे आशय क्या है कि बालक के ऊपर किताबी दबाव का प्रभाव कम होता है और उसके पाठ सहगामी क्रियाओं पर भी अधिक ध्यान दिया जाता है, और इसी के आधार पर बालक का मूल्यांकन किया जाता है। आइए अब दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। इस एनसीएफ 2005 में बताया गया शिक्षा को रटन प्रणाली से मुक्त किया जाए। इसका आशय यह है कि बालक को ऐसी शिक्षा दी जाए जिसमें बालक को जो भी कुछ बताया जाए, सिखाया जाए, अधिगम कराया जाए, वह उसको सीख ले, समझ ले, यानी कि वह उसको रटे ना। अगर रट लेगा तो उसके अंदर मानसिक चहुमुखी विकास नहीं हो सकता है। अगर चहुमुखी विकास नहीं होगा तो वह, अगर बालक का जो ज्ञान होगा वह बहुत ही सीमित होगा और उसके मानसिक विकास जो है वह बाधक उसमें बनेगा। अब आपको बताया जाए इस एनसीएफ के तीसरे पॉइंट पर, इस तीसरे पॉइंट में पाठचर्या, पाठ पुस्तक व शिक्षक केंद्रित नहीं होनी चाहिए, बल्कि विद्यार्थी केंद्रित होनी चाहिए। इसका मतलब आइए समझने की कोशिश करते हैं। इसमें एनसीएफ 2005 में यह बताया गया कि जो बालक को शिक्षा दी जाए वह पाठ पुस्तक के आधार पर न दिया जाए। क्यों पाठ पुस्तक के आधार पर न दिया जाए? क्योंकि तो वह एक निश्चित चीज़ों का समावेश होता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि वह जो स्तर है किताब का वह बालक के मानसिक स्तर के अनुसार हो, और जो शिक्षा दिया जाए वह बिल्कुल शिक्षक केंद्रित ना हो कि शिक्षक जैसे चाहे बच्चे को ज़बरदस्ती या उसको रटा के या मार के, दंड दे के, दबाव के कारण उसको सिखाए। यह बिल्कुल एनसीएफ या इस बात को मानता नहीं है और न ही कहता है। एनसीएफ का मानना है कि बालक को जो भी शिक्षा दी जाए वह बिल्कुल पाठ पुस्तक पर आधारित ना हो और न ही शिक्षक पर केंद्रित हो, बल्कि वह
छात्र पर आधारित हो और छात्र के मानसिक स्तर के अनुरूप ही होनी चाहिए, जिससे बालक आसानी से शिक्षा को ग्रहण कर सके, समझ सके और उसके अतिरिक्त जिससे उसके मानसिक विकास में कोई बाधा न पहुँचे। अब हम एनसीएफ के चौथे पॉइंट की तरफ चलते हैं, जिसमें इस सिद्धांत पर विद्यालय शिक्षा को विभिन्न गतिविधियों से जोड़ने के लिए कहा गया है। इसमें यह बताने की कोशिश की गई है कि बालक को जो भी शिक्षा दी जाए, यह जो है कैसी होनी चाहिए, वह बाहरी दुनिया से, बाहरी जीवन से जुड़ा होना चाहिए। क्यों जुड़ा होना चाहिए साथियों? क्योंकि जो बालक ज्ञान प्राप्त करेगा, अधिगम करेगा, उसका उपयोग वह अपने भावी जीवन में करेगा और अपने समाज में करेगा। अगर जो भी ज्ञान वह सीखता है एनसीएफ 2005 में अपने शिक्षक द्वारा, पुस्तक द्वारा या समाज के द्वारा, वह अगर उसके जीवन से, उसके वातावरण से, उसके समाज से जुड़ा होगा, तो वह आसानी से एक ज्ञान को दूसरे ज्ञान से संरचनात्मक विकास कर लेगा और वह रचनात्मक कार्य करेगा, जो कि पूर्व ज्ञान नए ज्ञान से जुड़ा हुआ होगा, तार्किक रूप से एक दूसरे से संबंधित होंगे। इस पर विशेष ध्यान दिया गया। अब आपको बताया जाए कि जो विद्यालय ज्ञान है वह पूरी तरीके से समाज से जुड़ा होना चाहिए, उसके जीवन से जुड़ा होना चाहिए। इस पर विशेष बल दिया गया। अब अंतिम पॉइंट है इस सिद्धांत का, बालक के अंदर ऐसे गुण उत्पन्न होने चाहिए जो कि देश में, राष्ट्र में, समाज के प्रति समर्पण की भावना होनी चाहिए तथा देश प्रेम, समाज प्रेम और वातावरण के प्रति भी उसकी आस्था, लगाव के प्रति अधिगम की भावना उत्पन्न होनी चाहिए, जिससे वह अपने समाज में, देश में, वातावरण में के लिए वह विशेष योगदान दे सके। अब साथियों आपको बताया जाए, आप समझ भी गए होंगे, अब बताया जाए कि जो एनसीएफ है 2005 है, यह कुछ सुझाव दिए हैं। यह सुझाव भी बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। सुझाव तो इन्होंने बहुत दिए हैं, आइए हम उन सुझावों को एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। आपके सामने कुछ ही सुझाव दिए हैं, लेकिन हम व्याख्या करते समय इससे ज़्यादा आपको सुझाव बताने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला सुझाव इन्होंने दिया, बालक को जो शिक्षा देनी चाहिए वह मूर्त से अमूर्त की तरफ होनी चाहिए। अगर इसको हम दूसरे शब्दों में कहें, बालक को जो शिक्षा देनी चाहिए वह उस ज्ञात से अज्ञात की तरफ होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि बालक को अधिगम कराते समय, सिखाते समय ऐसे ज्ञान से उस शिक्षा को शुरू करना चाहिए, उस टॉपिक को शुरू करना चाहिए जो कि बालक के पूर्व ज्ञान से संबंधित हो। उसी से जोड़कर वह चीज़ें बतानी चाहिए जो बालक को आप समझाना चाहते हैं या बालक जिसे नहीं जानता है। अब एक पॉइंट स्टार बना के आप लिख लीजिएगा, यह एनसीएफ जो है 2005 शिक्षक को क्या समझता है? शिक्षक को केवल एक सहयोगकर्ता के रूप में, अधिगमकर्ता के रूप में बताता है, जो कि बालक का क्या कर सकता है? सुझाव दे सकता है, सहयोग कर सकता है। यानी कि शिक्षक को बालक के सहयोगकर्ता के रूप में ज़्यादा माना गया है और जो शिक्षक है वह बालक को इस प्रकार की शिक्षा उसको देनी चाहिए जो कि बालक के मानसिक स्तर की होनी चाहिए, उसके पूर्व ज्ञान से होनी चाहिए तथा मूर्त से अमूर्त का मतलब, मूर्त का मतलब क्या होता है? जो बालक देखता है, समझता है, वास्तविकता जो होती है उससे जुड़ा हुआ होना चाहिए, जो बालक क्या कर सके, आसानी से उस अवधारणा को समझ सके। जब बालक अवधारणा को समझता रहेगा तो उसको क्रमागत जोड़कर एक के बाद उसको आगे ऐसी चीज़ें बताई जा सकती है जिसको बालक नहीं जानता है। इसके अतिरिक्त क्या है इम्पॉर्टेंट चीज़? पुनर्बलन का प्रयोग। बालक को जो है पुनर्बलन पर विशेष ध्यान दिया गया। इस पुनर्बलन के आधार पर बालक को बताया गया, बालक को यह उद्देश्य है कि बालक को यदि पुनर्बलन दिया जाए तो वह आसानी से उसके अंदर एक ऊर्जा का संचार होगा, जिससे अगर सकारात्मक पुनर्बलन मिलेगा, सकारात्मक पुनर्बलन होता है और एक नकारात्मक पुनर्बलन होता है। अगर सकारात्मक पुनर्बलन दिया जाए तो बालक जो भी क्रियाकलाप कर रहा है वह उसको और अधिक करने के लिए प्रेरित होगा।
जबकि जो नकारात्मक पुनर्बलन है, इससे बालक जो भी कुछ कर रहा है उसके करने पर, उसकी क्रिया पर क्या होगा, रोक लगेगा, जो कि उस अवरोध उत्पन्न करेगा। यह नकारात्मक जो पुनर्बलन होता है यह डांट के द्वारा दिया जा सकता है, दंड के रूप में दिया जा सकता है। आपको बताया जा साथियों कि जो एनसीएफ है 2005 है, वह बालक को किसी प्रकार का पुनर्बलन देने से बचने के लिए कहता है कि बालक को शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों प्रकार के पुनर्बलन नहीं देना चाहिए, और सकारात्मक पुनर्बलन को आप सीमित रूप में दे सकते हैं। बालक के इस सकारात्मक पुनर्बलन का आशय क्या है, बालक के उत्साह को बढ़ाना, जैसे शाबाश, अच्छा, बहुत अच्छा, उसकी प्रशंसा करके जो है बालक के पुनर्बलन को बढ़ाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त जो एनसीएफ है वह अपना सुझाव यह दिया कि सजा और पुरस्कार की भावना सीमित रखनी चाहिए। सजा और पुरस्कार की भावना से बालक के मानसिक स्तर पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अब कैसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है इसको आइए समझने की कोशिश करते हैं। यदि किसी बालक को सजा ही दी जाएगी तो बालक जो भी अधिगम उसको कराया जाएगा वह उस अधिगम में उसका मन नहीं लगेगा और वह उससे दूर भागने की कोशिश करेगा, और जिस क्रियाकलाप में बालक का मन नहीं लगता वह उसको आसानी से बालक नहीं सीख सकता। जबकि पुरस्कार का मतलब क्या कहना चाहते हैं एनसीएफ 2005 के द्वारा, बालक को यह बताने की कोशिश की जा रही है कि अगर पुरस्कार दिया जाएगा एक बालक का तो मनोबल बढ़ेगा, लेकिन कुछ ऐसे भी बालक होंगे जिनको पुरस्कार से वंचित रहेंगे, उनके अंदर जो है हीन भावना आ सकती है, द्वेष भावना आ सकती है। तो इस भावना का विकास ना हो, इस भावना से बचने के लिए, दुर्भावना से बचने के लिए पुरस्कार को जो है सीमित रूप में ही कहा गया है। अगर कहा जाए जिस बालक को पुरस्कार मिलता है उसके अंदर जो है सकारात्मक पुनर्बलन होता है, जिसको नहीं मिलता है वह क्या करता है साथियों, वह जो है उसके अंदर कुंठा का जन्म होता है, जिससे उसके अंदर उस काम को करने की जो प्रेरणा होती है, इच्छा होती है, वह जो धीरे धीरे कम होती जाती है। अब अगला जो सुझाव है वह क्या है, सह शिक्षा गतिविधियों में अभिभावक को जोड़ना। अभिभावक को जोड़ने का मतलब क्या है यहाँ पर साथियों, अगर हम यहाँ पर मान लें कि जो बालक होता है, प्राणी होता है, वह क्या होता है, प्रत्येक बालक विशिष्ट होता है। कैसे विशिष्ट होता है इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। एनसीएफ यह मानता है कि जो प्रत्येक बालक है वह विशिष्ट बालक है। क्यों विशिष्ट बालक है, क्योंकि जो बालक है सभी बालक के बौद्धिक स्तर एक तरह नहीं होते हैं। आपको बताया जाए जो बालक अधिगम करता है, अधिगम करने की दर बालक में क्या होती है, वह अलग अलग होती है। अधिगम की जो दर होती है वह क्या होती है, अलग अलग होती है। लेकिन जो अधिगम का क्रम होता है वह एक निश्चित क्रम में होता है। कैसे होता है, एक निश्चित क्रम में होता है। और अगर हम बालक के बारे में जानते रहेंगे कि बालक का सामाजिक स्तर कैसा है, बालक का मानसिक स्तर कैसा है, बालक का बौद्धिक स्तर कैसा है, बालक की अच्छाइयाँ क्या है, बुराइयाँ क्या है, तो उसके अनुरूप हम बालक को शिक्षा दे सकते हैं। और बालक के बारे में इतनी अच्छी तरह से कौन बता सकता है, उसके गार्जियन बता सकते हैं, उसके अभिभावक बता सकते हैं। अगर हम यानी कि शिक्षक अगर बालक में अभिभावकों का योगदान लें तो बालक का जो अधिगम है वह 4 गुना यानी कि बहुत बेहतर तरीके से हो सकता है, जिसमें बालक के अधिगम पर विशेष प्रकार का प्रभाव पड़ता है। और बालक की जो शिक्षा होती है वह उसके आनुवंशिक और वातावरण के अनुरूप होती है, जिससे जो शिक्षक है वह बालक के सभी मानसिक और शारीरिक और सामाजिक स्तर को समझ सकता है और उसी के अनुसार उसको ज्ञान देगा, तथा बालक की अच्छाइयाँ क्या हैं तथा बुराइयाँ क्या हैं वह सभी को मूल्यांकन करेगा और उसी के अनुरूप शिक्षा देने की कोशिश करेगा। अब आपको बताया जाए एनसीएफ ने अगला सुझाव दिया है बिना बोझ की शिक्षा पर बल। आपको बताया ही गया है एनसीएफ का जो मंत्र है, नारा है, वह यही है कि बिना बोझ की शिक्षा पर बल दिया जाए। बालक को इस प्रकार की कोई शिक्षा न दी जाए जो उसके मानसिक अधिगम पर कोई अवरोध उत्पन्न करे। एनसीएफ 2005 का मानना है बालक जितना स्वतंत्र रहेगा मानसिक रूप से
और मानसिक रूप से किसी चीज़ को सोचेगा, कोई क्रियाकलाप करेगा, वह उतनी बेहतर तरीके से उस क्रियाकलाप के बारे में, उस शिक्षा के बारे में, उस टॉपिक के बारे में अधिकतर सीख सकता है। इसका मतलब क्या है कि एनसीएफ 2005 ने बालक को रटने पर बल नहीं दिया, बल्कि करके सीखने पर बल दिया। यानी कि क्रियात्मक रूप से ज़्यादा ध्यान देने की बात को बताया गया है और सुझाव दिया है कि बालक को जितना से अधिक हो सके उसको बालक को क्रियात्मक कार्य के रूप में अधिगम कराना चाहिए, और हो सके तो इस प्रकार के अधिगम कराया जाए जो कि उसके शैक्षणिक क्रियाकलाप से संबंधित हो और उसके समाज से जुड़ी हुई हों। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, आप इसको नोट करते चलिए। बालक की जो शिक्षा होनी चाहिए वह उसकी मातृभाषा के रूप में होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? मातृभाषा के रूप में होनी चाहिए। मातृभाषा का मतलब क्या है यहाँ पर? मातृभाषा का मतलब सिर्फ इतना है कि बालक जिस वातावरण से आ रहा है, जिस समाज से आ रहा है, जिस माहौल से आ रहा है, वहाँ पर उस क्षेत्र की भाषा क्या है, लैंग्वेज क्या है, वहाँ के लोग किस भाषा के रूप में प्रयोग करते हैं अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए। अगर उसी माध्यम से बालक को शिक्षा दिया जाए तो वह आसानी से शिक्षक के द्वारा बताई गई शिक्षा को, अधिगम को आसानी से ग्रहण कर लेगा। क्यों अधिगम को ग्रहण कर लेगा? क्योंकि वह उस बालक जो है उस मातृभाषा के अनुकूल अपने आप को क्या कर लेता है, अनुकूलित कर लेता है। और शिक्षक के लिए बताया है जो बालक के में मातृभाषा के गुण होते हैं, इसको एक संसाधन के रूप में मानना चाहिए। और आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बताया जाए कि जितने भी आप अवरोध मानते हैं या समस्या मानते हैं, एनसीएफ कहता है कि शिक्षा के क्षेत्र में समस्या तो आ ही नहीं सकती है, और जो समस्या आती है वह समस्या नहीं होती बल्कि एक संसाधन होता है, एक परिस्थिति होती है। आपको उस परिस्थिति में रह के बेहतर आपको बालक को शिक्षा देना है, या ऐसा एनसीएफ 2005 मानता है। और यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो बालक में भाषा के आधार पर बदलाव होते हैं, उस बदलाव को कोई समस्या न मानी जाए बल्कि उसी के अनुरूप शिक्षा दिया जाए। और बालक में क्या किया जाए, बालक के खेल पर विशेष ध्यान दिए। कैसे बालक के विशेष खेल में ध्यान देने का मतलब क्या है? बालक का जो खेल होना चाहिए वह किसी शैक्षणिक क्रियाकलाप से या किसी विशेष अधिगम से या जो है सहयोग की भावना से होना चाहिए। आपको बताया जाए कि एनसीएफ 2005 बताने की कोशिश कर रहा है कि जो बालक है वह अपनी किशोरावस्था तक जो है अपने समूह के बालकों के साथ, छात्रों के साथ, साथियों के साथ वह अधिक रहने की कोशिश करता है और समूह की भावना उसके अंदर उत्पन्न हो जाती है। आपको अगला पॉइंट बताने की कोशिश की जा रही है। इसमें जो है बालक के सीखने में करके सीखने पर विशेष बल दिया गया है, यानी कि अधिगम को किसी क्रियाकलाप के माध्यम से ही करके सीखना पर ज़्यादा बल दिया गया है। आइए साथियों, एक विशेष टॉपिक के ऊपर फिर चर्चा करते हैं। इसमें बताया गया है बालक के चौमुखी विकास होना चाहिए। बालक के चौमुखी विकास का मतलब क्या है? बालक पर जो है एक ही क्षेत्र में अधिगम पर बल नहीं देना चाहिए। इसका मतलब यह है एक शिक्षक का, एक अभिभावक का यह दायित्व है, कर्तव्य है कि बालक को जो शिक्षा दिया जाए वह किसी एक विशेष क्षेत्र से न होकर बल्कि उस बालक के चौमुखी विकास पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। चौमुखी विकास का मतलब क्या है? बालक के पढ़ने पर, बोलने पर, व्यवहार पर, खेल पर और इसके अतिरिक्त समाज के प्रति उसकी क्या अवधारणा है, इस प्रकार के सभी अधिगम पर बल देना चाहिए जिससे बालक अपने जीवन को या अपने आप को भावी समाज से जोड़ सके। अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ गई है साथियों, इस पर ध्यान देना है कि जो एक शिक्षक है वह बालक को इस प्रकार से शिक्षा देनी चाहिए जो कि बालक के अंदर एक समस्यात्मक हो या कोई अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं, उस अवरोध का निदानकर्ता के रूप में होना चाहिए। यानी कि जो शिक्षक है वह इस प्रकार होना चाहिए कि बालक के अंदर जो कमियां हैं, समस्या है या जो त्रुटियां हैं,
उस त्रुटियों का जो है अपने मनोवैज्ञानिक स्तर से, शैक्षणिक स्तर से, अनुभव के अनुरूप जो है या नियम के अनुरूप उस शिक्षक को चाहिए कि बालक की समस्या का निदान कर सके और उसको उपचारात्मक शिक्षा दे सके। उपचारात्मक का मतलब क्या है? अगर मान लिया जाए बालक को कोई पारिवारिक, सामाजिक या आर्थिक या कक्षागत कोई समस्या है, तो बालक के उस समस्या को शिक्षक के अंदर इस तरह के गुण होने चाहिए, इस तरह के अधिगम की क्वालिटी होनी चाहिए कि बालक के उस समस्या को टीचर चाहे उससे बातचीत करके या उससे पूछ के या अपने मनोविज्ञान या शिक्षा के अनुभव के आधार पर उसकी समस्या को समझ सके और निदान उस समस्या का कर सके। यानी कि इसका एक बात इस तरह से हम निचोड़ के रूप में कह सकते हैं कि बालक को जो शिक्षा दी जाए वह जो है कैसी होनी चाहिए? उपचारात्मक होनी चाहिए, जो कि बालक में कोई समस्या न उत्पन्न करे, बल्कि बालक के अंदर जो समस्या है उसके समाधान के रूप में होनी चाहिए, जिससे बालक आसानी से अधिगम को कर सके। अब अगला एक पॉइंट है, प्रत्येक बालक विशिष्ट होता है। इसका मतलब क्या है कि इस एनसीएफ 2005 का मानना है कि जो बालक है वह प्रत्येक बालक अपने आप में विशिष्ट होता है और सब बालक का जो मानसिक स्तर होता है, बौद्धिक स्तर होता है, वह भिन्न होता है और जो अधिगम की दर होती है वह अलग अलग होती है। तो साथियों, हमें उम्मीद है कि आप एक एक पॉइंट को आसानी से समझ गए होंगे और मेरे द्वारा दी गई व्याख्या को भी आप आसानी से समझ गए होंगे। और साथियों, आपको बताया जाए कि जो मेरे द्वारा दी गई व्याख्या है इसको आप एक बार नहीं 2 बार इसको जो है इस वीडियो को देखिए कम से कम, और रिपीट करके देखिए कि मेरे जो शब्द हैं वह किसी न किसी बात पर विशेष बल देते हैं तथा कोई न कोई क्वेश्चन का आंसर जो है उस बात से, उस वाक्य से ज़रूर मिलेगा। अब आपको साथियों यहाँ पर एक बात और बताई जाए कि जो एनसीएफ है वह बालक के रचनात्मक को बढ़ावा देने पर जोर देता है। किस पर जोर देता है? रचनात्मकता को बढ़ावा पर जोर देता है। अब साथियों, बस आज के लिए इतना ही। एनसीएफ के से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे साथियों, मैंने एक एक क्वेश्चन के बारे में खूब डिटेल से चर्चा की है तथा एक एक बात को बताने की कोशिश की है। आपको बताया जाए कि एनसीएफ 2005 से अगर कोई प्रश्न आता है तो इसके अतिरिक्त तो आ ही नहीं सकता है साथियों, क्योंकि जब से राज्य स्तरीय टीटी की परीक्षा हो रही है, सीटेट की परीक्षा हो रही है, तब से लेकर वर्तमान समय तक जितने इस टॉपिक से एनसीएफ 2005 से प्रश्न बनते थे, मैंने एक एक प्रश्नों को जो है देखकर, समझकर और उस टॉपिक पर जो प्रश्न आए थे उस प्रश्न के व्याख्यात्मक रूप से आपको बताने की कोशिश की है, जिससे आप आसानी से समझ सके कि एनसीएफ 2005 क्या है। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। ओके, टेक केयर, थैंक यू।